खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का दिन है, मार्च की 20 तारीख सन 2025 है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ हो गया और आज की अहम नशरियात में जहां हम बात मशरिकी वस्ता की आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी ख़बर जो इस वक्त दारुल हुकूमत के आसपास से आ रही है, किसानों को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। वापस जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे तो असम्बली का आज क्या कुछ ऐवान के अंदर होना है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि जनाब जब हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि अद्वियात जो दी जाती है मार्केट में, जो अवेलेबल है, इस पर सवाल है, इस पर शक व शुबात है। उन शक व शुबात को कल सही साबित कर दिया गया ऐवान के अंदर, वो बात भी बताएंगे। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है और पार्लियामेंट के इजलास के दौरान भी कुछ अहम तरीन बातें सामने आई है। कुछ का ताल्लुक लद्दाख से और कुछ मामलात का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। सारी बातें एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। 9:45 के बाद आखिरी 10 मिनट हम आपके साथ बैठेंगे, जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, मसाइल पर बात होगी, मामलात पर बात होगी, इस उम्मीद के साथ कि वज़ीर आला की पूरी काबीना और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया आपकी आवाज़ को सुने, मसले को हल निकालें और तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए तामीर की ओर आज का एक और दिन हम आगे बढ़ाएं। तो फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी, ताकि और राब्ता और रिश्ता आपका और हमारा मजबूत हो जाए। फिलहाल प्रोग्राम का पहला पड़ाव और हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम तरीन चंद वाक़ात आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और 8:40 हुआ चाहते हैं, 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। आज जुमेरात है और सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे यानी अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज मार्च की 20वीं तारीख को चंद अहम वाक़यात जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सर फहरिस्त हैं वो आपके सामने रखेंगे। 1351 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मौत आज के दिन हुई और इसके बाद 1602 में आज ही के दिन यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में आया। बरसों तक फिर हिंदुस्तान के अंदर निज़ाम चलाया, कई रियासतों के अंदर हुकूमत कायम की और हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। कहीं पर हुकूमत तोड़ी, कहीं पर बनाई। एक लंबे अरसे तक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के अंदर ये सब किया जाता रहा। 1739 में ईरान के शाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान के शहर दिल्ली पर कब्जा किया। तकरीबन 11 वर्षों तक 1747 तक इनका निज़ाम चलता रहा और उसके बाद फिर से तब्दीली आई। दिन आज का आता है जब काम इनने शुरू किया था। 1977 में आज मुल्क के अंदर इलेक्शंस का रिजल्ट आया और 1977 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त हुई और ये इमरजेंसी के बाद का रद्द अमल था, जिस पर अपने अपने हिसाब से बाद में लेख लिखे गए। मौरख़ीन ने अपने हिसाब से बात लिखी, लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारे सियासतदानों, ख़ास तौर से साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए सबक आमोज़ नताइज आज सामने आए थे। 20 मार्च 1821 में प्रिंस विलियम फेडरिक हॉलैंड के हुक्मरान बने। एक मुसन्निफ़ थे, मुहक्किक थे और कलीदी किरदार मुआशरती इस्लाहात में उनका रहा है। 1904 में आज ही के दिन CF एंड्रयूज़ महात्मा गांधी के साथ तहरीक आज़ादी में शामिल होने भारत पहुंचे थे। 1904 दिन आज का। 20 मार्च 1920 को लंदन से जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहली फ़िज़ाई सर्विस की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1956 में सोवियत यूनियन या USSR ने जौहरी तजर्बा किया और यह तजर्बा कामयाब साबित हुआ। 1969 में अमेरिका के सदर निक्सन ने साल 1970 में वियतनाम जंग के खात्मे का ऐलान किया। 1969 और 70 का वो दौर जिसमें बड़ा मुश्किल सूरत हाल बहुत सारे ममालिक के लिए थी, लेकिन आज के दिन एक बड़ा फैसला निक्सन की तरफ से हुआ अमेरिका की जानिब से। 1760 में अमेरिका के बोस्टन में भयानक आतिशबाजी से 349 इमारतें जलकर राख के ढेर में तब्दील हुई और भयानक आतिशबाजी के वाक़यात में किया। और उसके बाद हाल के दिनों में जो साल 2024-25 में, उसमें कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा इंसिडेंट, तारीखी इंसिडेंट जो बताया जाता है, जिसमें हज़ारों इमारतें जली, वो तमाम पुराने रिकॉर्ड्स टूटे। लेकिन बोस्टन के अंदर भी 20 मार्च 1760 के बाद तबाही के मनाजिर देखे गए। 1991 में बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की सदर मुंतखब हुई। शेख हसीना के ख़ानदान की हरीफ और बड़ी सख्त टक्कर इन्होंने इंतखाबात में दी। बाद में अलग बात है कि इनके हाथ से फिर निज़ाम पूरा निकल गया। और 1952 में अमेरिकी पार्लियामेंट ने जापान के साथ अमन समझौते को आज ही के दिन मंजूरी दी। ये 1945 के बाद वो जो हिरोशिमा और नागासाकी वाला एपिसोड था
जिसमें एटम बॉम्ब गिराए गए थे जापान के ऊपर। उस एपिसोड के बाद और उस तबाही के बाद, लाखों लोगों की जाने जाने के बाद 1952 में आज ये बड़ा एक एग्रीमेंट, बड़ा समझौता हुआ था, जहां से जापान ने एक नई राह पर चलने का फैसला किया और आज तक दुनिया के सबसे ज़्यादा और तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में यह अहम तरीन वाक़यात, बड़ी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद मजीद कुछ तारीखी वाक़यात की और बात सबसे पहले आज किसानों की, काश्तकारों की होगी, फार्मर्स की होगी, क्योंकि बहुत सारे इलाकों के अंदर किसान अपने ख़ास तौर से दिल्ली के किसान तहरीक के बाद 2020-21 के बाद एहतिजाज करते देखे होंगे। लेकिन इस दरमियान बैक टू बैक हुकूमत के साथ ये जो मुशावरती अमल चल रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, 7वें दौर की मीटिंग चंडीगढ़ के अंदर बेनतीजा और नाकाम साबित होने के बाद अब पुलिस और सिविल इंतजामिया ने भी बुलडोजर कार्रवाई का आगाज किसानों के खिलाफ कर दिया है। 13 महीने से बैठे शंभू बॉर्डर पर किसानों के उस एहतिजाजी गाह को ख़त्म कर दिया गया है, इज्तिमा गाह को ख़त्म कर दिया गया है और रात देर के पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन हो चुका है। पुलिस की तरफ से शंभू बॉर्डर के आसपास बड़ा क्रैकडाउन किया गया और किसानों की तरफ से जो टेंट और दीगर चीज़ें वहाँ पर नस्ब की गई थी उन सब को हटा लिया गया है। पुलिस ने आज सुबह जो बैरिकेटिंग शंभू बॉर्डर के आसपास की थी उसको भी हटा दिया है और आसपास के इलाकों के अंदर सख्ती के साथ इजाफी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। और इस बीच दर्जनों किसान नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। स्टेज जो सेट किया गया था जहां पर किसान बैठकर बात रखते थे वो सारा हटा दिया गया है, वो टेंट हटा दिया गया है जिसमें वो शेड्स हटा दिए गए जो किसानों की तरफ से फरवरी के महीने में लगाए गए थे। 13 माह हो गए थे और जिसके बाद ये तातुल यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर बना हुआ था। तो इस बीच बड़ी खबर ये कि जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पंजाब पुलिस की कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई के बीच शंभू बॉर्डर के मकाम पर जो एहतिजाजी जगह थी, एहतिजाज की जो जगह बनाई गई थी उस पर कार्रवाई की गई और दर्जनों किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। टेंट ने बिल्डोज़र की कार्रवाई हुई और वहाँ पर शेड, टेंट्स, तमाम चीज़ें हटा दी गई और साथ साथ जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी पुलिस की तरफ से वो भी हटा दी गई है। इस बीच हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर भी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। किसान नेताओं की मुमकिना एहतिजाज के बीच सिक्योरिटी को हरियाणा के अंदर भी अलर्ट कर दिया गया है, पंजाब के अंदर पहले से ही है और दिल्ली में भी इस तरीके का अलर्ट कर दिया गया है। ताहम शंभू बॉर्डर पर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दे दी गई है। आज शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाकों से जो गुजरने वाला ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर हुक्काम की तरफ से एडवाइजरी नोट जारी कर दिया है। पिछले 13 महीनों से शंभू बॉर्डर पर एहतिजाजी धरने पर थे और जो उनकी मुख्तलिफ मांगे थी मरकज़ के साथ कई बार मुज़ाकरात हुए, नाकाम हुए और रात देर गई कि मुज़ाकरात भी जब नाकाम हुई उसके फ़ौरन बाद जो मकामी ताजर शंभू के आसपास थे उन्होंने भी हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया था कि उनका कामकाज बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। जिसके बाद आज सुबह तकरीबन 3 से 3:30 बजे के आसपास पुलिस कार्रवाई हुई और कार्रवाई के दौरान किसान मजदूर मोर्चा और दीगर लीडरों की गिरफ्तारियां भी हुई है। जगदीत सिंह डलेवाल की भी गिरफ्तारी हुई है, यह भी माना जा रहा है। और लगातार पीयूष गोयल के साथ जो मुज़ाकरातें हो रही थी MSP को लेकर वो जब नाकाम हुई तो फाइनल कार्रवाई पुलिस की तरफ से कर दी गई है। अलर्ट पर हरियाणा भी है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है। ताहम शंभू बॉर्डर के आसपास किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पिछले 13 महीनों से किसान धरना दे रहे थे MSP की मांग को लेकर, लेकिन इस एहतिजाज और पुराने एहतिजाज में ये फ़र्क था कि यहाँ पर सिर्फ चंद किसान नेता थे और पुराना वाला जो धरना था उसमें लगभग मुल्क भर के किसान एक साथ ही एक बार नज़र आ रहे। तो फिलहाल कार्रवाई हुई, रास्ता खोल दिया गया है। ताहम आज किसी भी ट्रैफिक को अभी चलने की यहाँ से इजाज़त नहीं है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। किसान नेता अब जो हमारे पास खबर है कि 100 के करीब गिरफ्तार भी किए गए हैं। ताहम पुलिस का मानना है कि इंतज़ामिया, अदालत और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर दी गई है।
तो कुल मिलाकर कल जैसे ही चंडीगढ़ के अंदर इजलास खत्म हुआ, बेनतीजा साबित हुआ। किसान लीडरान वहां से वापस आ रहे थे, रास्ते में उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ शायद इस वक्त सरकार बढ़ रही है। और ऐसे में जो लोग खेमजन थे, अलग अलग मकामात पर लीडरान की फाइनल कॉल का इंतजार कर रहे थे, उससे पहले ही पीला पंजा चला है। इन कार्रवाइयों पर नाराजगी और मुख्तलिफ किस्म के बयानात भी इस वक्त जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस के इस एक्शन के बाद सिक्योरिटी अलर्ट मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हाईवेज से रेलवे ट्रैक्स तक है। आगे बढ़ेंगे, बात बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात की करेंगे और बात ईरान और अमेरिका की, क्योंकि दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे ऐसा बिल्कुल साफ लग रहा है। और मौजूदा सूरत हाल जहां सदर ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से बार बार बयानात आ रहे हैं, उससे मजीद नाराजगियां बढ़ रही हैं। इन सब के दरमियान जहां पर यमन के अंदर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए हैं, अमेरिका ने अब ईरान को भी खबरदार कर दिया है कि हूसी बागियों की इमदाद फौरी तौर पर बंद कर दी जाए। मशवरा दिया गया है कि किसी भी तरीके से उन तमाम लोगों को जो अमेरिका के दुश्मन हैं आप मदद नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल बंद करने के लिए ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर आयतुल्ला खमनेई जो कि सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से भी तबसरा करते हुए कहा गया। और ईरानी हुकाम के मुताबिक किसी भी दुनिया की कुव्वत के दबाव में ईरान बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन दो बड़ी बातें अमेरिका की जानिब से ये पता चलती हैं कि उसकी वाज़ेह हिकमत अमली क्या है कि एक, हौसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जो यमन की दारुल हुकूमत सना के अंदर गुज़श्ता दिनों हमले हुए, वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और हौसियों की इमदाद अगर ईरान या कोई भी मुल्क करता है तो इसके संगीन नताइज होंगे। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम या जो जौहरी प्रोग्राम ईरान ने शुरू कर रखा है वो फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर बंद ईरान की तरफ से किया जाना चाहिए। ये दबाव भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये सारी बातें उस वक्त हो रही हैं जब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कशीदगी है। बड़ा सख्त मौक़िफ़ मुतअद्दिद ममालिक को लेकर 20 जनवरी के बाद से ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनाया जा रहा है। और इस इंतज़ामिया ने जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल है, उस पर पहली बार इतना सख्त तबसरा किया कि एक तरफ हूसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जिन पर एक हफ्ते के दौरान 3 बैक टू बैक अटैक्स हुए, 68 लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद ये पहला स्टेटमेंट। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जो अब तक वाज़ेह तौर पर सपोर्टर रहा या खुलकर हूसियों की हिमायत करता रहा, जो यमन के अंदर हैं, यमन के अंदर जहां लाखों लोग एहतजाज करने के लिए रमज़ान मुबारक में भी सड़कों पर हैं इन हमलों के खिलाफ। लेकिन इसी दौरान ताज़ा बयान ये बताता है कि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में बिलखुसूस हूसी या इनके आसपास काम करने वाले जितने भी लोग हैं या इनके सपोर्टर्स हैं, उनके खिलाफ एक वाज़ेह हिकमत अमली के साथ जा रहा और सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए सख्त कार्रवाई का इंतबाह या वार्निंग्स अमरीकी हुकाम की जानिब से जारी कर दी गई हैं। ईरान अमेरिका ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। अगरचे ईरानी हुकूमत ने अपनी पॉलिसी पहले ही क्लियर कर दी है, ताहम ट्रंप की नज़रें यूक्रेन, इजराइल, फ़लस्तीन के बाद अब सीधे ईरान पर भी आ चुकी है। बयान कल रात देर के व्हाइट हाउस की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान अपने जौहरी तनसीबात जो वो बना रहा है, इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। लेकिन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनाई का मानना है कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये बात थी ईरान की। लेकिन ज़रा बात डोनाल्ड ट्रंप के एक और बड़े बयान की भी करते हैं। और यूक्रेन के मामले पर एक नया यू टर्न हुआ है। यूक्रेन ने फ़िलहाल 300 दिनों तक 30 रोज़ के लिए अपनी कार्रवाई रोकने का फैसला कर दिया है। यूक्रेन ने रूस से फिलहाल सीज़ फायर, जंगबंदी की बात मान ली है और 30 दिनों के लिए ये जंगबंदी का इत्तिफाक किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही फौज को यूक्रेन तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से रोक दिया था और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़ेलेंस्की को यह साफ कर दिया था कि वो भी एक पेशकदमी करे। उसी के देखते हुए यूक्रेन ने भी रूस से फिलहाल 30 रोज़ के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तिफाक कर दिया है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया मंसूबा भी सामने रखा है। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी मादनियाती ज़खायर के बाद तवानाई तनसीबात पर भी मिल्कियत की भी ख्वाहिश रख चुका है और इस बात का इजहार उन्होंने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो इस वक्त एक जंग की हालत में है, वहाँ पर मादनियाती ज़खायर तो ऑलरेडी अमेरिका की निगरानी में आ रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत ये है कि दीगर ज़खायरों पर भी नज़र रखी जाए और तवानाई तनसीबात पर मिल्कियत
की बात अमेरिका की तरफ से सामने रखी गई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारों के मुताबिक यूक्रेन ने सदर ज़ेलेंस्की ने भी रूस से 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तेफाक कर दिया है, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के मादनियाती और ज़खायर के बाद तवन्नाई तनसीबात पर भी अपना हक जितलाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। ये बड़ा दिलचस्प मोड़ यहाँ पर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूक्रेनी हम मनसब से कहा कि यूक्रेन के तवन्नाई इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने का तरीका ये है कि एचएमई और इलेक्ट्रिकल प्लास्टिक समेत तवन्नाई तनसीबात और अमरीकी तवन्नाई तनसीबात जो है वो अमरीकी जो लीडर्स वहाँ पर है या अमरीके की मिल्कियत में दी जाए ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। अब देखना होगा कि ज़ेलेंस्की जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप से उलझ पड़े थे और मामला इसी तरीके का बना हुआ था, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, उसके बाद रूस एक कदम आगे बढ़ा, फिर सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें दिखी और अब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 गेम्स एक साथ खेली है। एक ये कि वहाँ पर अमन कायम हो, उस हवाले से अपनी बात को कामयाबी के साथ हमकिनार करवाया, और दूसरा ये कि वहाँ के जो मादनियाती ज़खायर है अमेरिका उनकी मालकियत चाहता है, यानी उनके हकूक चाहता है, और ज़ेलेंस्की को ये साफ कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की को अब 2 तरह की जंग लड़नी है, एक रूस के साथ और साथ साथ अमेरिका के साथ भी पॉलिटिकल फ्रंट पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 90 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद आज सुबह ज़ेलेंस्की से भी बातचीत हुई है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस दौरान 30 रोज़ की जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है और इसी दौरान इस बात पर भी फैसला किया गया है कि आइंदा दिनों में हिकमत अमली के मुताबिक मदनियात की जो नीलामी है उसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, उसको एक तरह से देने का ये भी आप कह लीजिए कि राज़ी अब जो यूक्रेनियन सदर हैं वो हो गए हैं। मुश्किल सूरत हाल से निकलने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। अब बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कि दोनों ममालिक ने आर्जी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। तोरखम बॉर्डर्स दोबारा से 25 दिनों के बाद खुल गया है और पुरतनाव सूरत हाल को कम करने की कोशिश कर दी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर बिलाखिर इत्तफाक हुआ है और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो खास तौर से तोरखम बॉर्डर है, जो तिजारती रास्ता है, सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है, उस रास्ते को खोलने के लिए मंजूरी दोनों तरफ से दी गई, हामी भरी गई। तिजारती सरगर्मियां और नकलो हमल कल यानी जुमे के रोज शुरू होगी। आज सिर्फ मरीजों को जाने की इजाजत दी गई है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक वो तमाम लोग जो मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे थे, अफगान पाकिस्तान ने जंगबंदी पर इत्तफाक किया और जो तिजारती गुजरगाह है 25 रोज बाद खोलने पर इत्तफाक जाहिर किया गया है। सरहद के करीब अफगान कस्टम हाउस में दोनों ममालिक के सिक्योरिटी हुकाम की फ्लैग मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें 2 रोज कबल पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका जिरगे के फैसलों की भी तौसीक की गई, जो मकामी सतह पर जिरगों के जरिए फैसले लिए गए थे। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फ्लैग मीटिंग फैसले के मुताबिक तोरखम तिजारती गुजरगाह या जो बॉर्डर है आज सरगर्मियों के लिए खुलेगी, लेकिन कल से असल में सरगर्मियां ज्यादा शुरू होंगी। मुतद्दिद पाकिस्तानी कार्गो गाड़ियां तुरखम क्रॉसिंग पॉइंट पार करके अफगानिस्तान में दाखिल होंगी, जबकि अफगान जो माल बरदार ट्रक्स हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे साजो सामान के साथ। फ्लैग मीटिंग में यह भी फैसला हुआ है कि अफगान मरीजों को आज से हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान आमदोरफ्त की इजाजत दी जाएगी। तोरखम सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज बाद खोली जाएगी और कुल मिलाकर 25 दिन हो गए, यानी 4 हफ्ते के बाद। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम तिजारती गुजरगाह 25 दिनों के बाद जब खोलने का फैसला हुआ तो कई लोगों की जानिब से इस पर मुसरत का भी इजहार किया गया है, क्योंकि इस दौरान पुरतनाव सूरत हाल में एक दूसरे पर हमले हुए, बॉर्डर पर सूरत हाल ख़राब, एक दूसरे की जानें गई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बिलाखिर खून खराबे के बाद तिजारती सरगर्मियाँ, आम शहरियों की नकलो हमल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर होगी। इस बात पर फैसला हो गया, इत्तफाक हो गया और फायरबंदी जो कहा गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास तक फायरबंदी रहेगी। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने भी अफगानिस्तान हुकाम के फैसले पर इजहार इत्मीनान किया है कि जब तक अगली मीटिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की नहीं हो जाती तब तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। कस्टम अथॉरिटीज़ पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की तोरखम तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं उस पर बता रही है कि सालाना बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान नुकसान हुआ और योमिया $30 लाख का नुकसान सिर्फ इस बंद के दौरान हुआ। और इस नुकसान से बाहर निकलने के लिए दोनों तरफ से फ्लैग मीटिंग के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश की गई है।
तो ये भारत, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के हवाले से बात थी। बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें जो आपके सामने रखी हैं। प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। एक छोटा सा तिजारती वक्फा यहाँ पर होगा। ब्रेक के उस पर वापस लौटेंगे तो सीधा जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे। बात असेंबली की होगी, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की, आर्जी मुलाजमीन की, हुकूमत के कुछ फैसलों की, और थोड़ी देर बाद असेंबली इजलास का आज का दिन जब शुरू होगा तो सेशन में आज खास क्या रहने वाला है। ब्रेक के उस पार तमाम तर तफसीलात। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं और बात अब जम्मू कश्मीर में दीगर कुछ मामलात की भी करते हैं। और सबसे पहले बात आज ज़रा जम्मू कश्मीर की खबरों में उन अराकीन की बात करेंगे जिनकी नामजदगियों को लेकर काफ़ी सियासत हुई। मामला न सिर्फ सड़कों पर, ऐवान के अंदर, बल्कि अदालत तक पहुंच गया। और आज इस मामले में बड़ी अहम तरीन समाअत होने जा रही है। सबकी नज़रें आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पर भी रहेंगी, क्योंकि वो जो एक अर्जी 5 MLAs की और लेफ्टिनेंट गवर्नर को नामजदगियों के इख्तियारात की बात हो रही थी, उस पर आज जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर अहम तरीन समाअत होने जा रही है, जिसमें 5 अराकीन की नामजदगियाँ कौन करेंगे, इख्तियारात किसके पास होंगे, इस पर हतमी फैसला समाअत के दौरान आ सकता है। कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पहले दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद वहां से ये कहा गया था कि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट चले जाइए। और इत्तलात ये कि 5 अरकान असेंबली की नामजदगी के मामले पर आज हतमी फैसला आ सकता है। डिवीज़न बेंच पहले ही इस मामले की समाअत कर रहा था और डिवीज़न बेंच ने पहले ही जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, मरकज़ी हुकूमत को इस PIL के हवाले से अपने एतराज़ात जमा करने के लिए कह दिया था। और लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात इस पर हुई थी जब पिछली समाअत हुई थी। फाइनली आज का दिन चुना गया था कि जब रिप्लाईज और काउंटर रिप्लाईज जो दोनों तरफ से आ चुके हैं, उस पर जस्टिस संजीव कुमार साहब और जस्टिस राजेश सिकरी साहब जो है वो इस मामले को सुनवाई करेंगे और ये देखेंगे कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है 5 अफराद को यूनियन टेरिटरी के लिए एज ए नामजद नॉमिनेटेड MLA, या ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो बताए
और सिफारिश करें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि आप इन 5 लोगों को नॉमिनेशन के ज़रिए से आगे रखें। तो ये बड़ा मामला चल रहा था और इस बीच 5 अगस्त 2019 के एक फैसले जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जब ये बात रखी गई थी तो उसमें भी कई लिक्यूनाज के हवाले से बात रखी गई थी। फाइनली मामला आज जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत आएगा और देखना होगा कि बाद दोपहर तक क्या कुछ इस PIL का हिस्सा होगा, क्या एक और तारीख लगेगी या आज अदालत अपना फैसला सुनाकर इस पर एक वाज़िया डिटेल्स बताएंगी कि क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब वाली हुकूमत या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बमशावरत यूनियन मरकज़ी वजारत दाखिला ये उन 5 नामों का ऐलान करें। याद रखिएगा चुनाव से कबल ही ज़राया ब्लाग पर 5 अफराद के नाम भी गश्त कर रहे थे जिनमें कश्मीरी पंडित भी है, ख़वातीन भी है। तो वो 5 नाम अपनी जगह क्या वो सही है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन जिस दिन चुनाव था उससे पहले ही और फिर उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे थे कि देखिए बीजेपी 5 से अपनी काउंटिंग शुरू कर रही है क्योंकि 5 मेंबर्स को पहले लाना चाहती है, लेकिन जब नताइज सामने आए तो थोड़ा बहुत ताख़ीर इसमें हुआ। अब सूरत हाल ये है कि आज मामला अदालत के सामने है और आज अदालत को इस पूरे मामले पर अपनी बात रखनी है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, क्योंकि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक बार फिर ये बात साफ कर दी है कि बाइख्तियार कमेटी जो मुख्तलिफ किताबों को तरतीब देती है, उन किताबों के अंदर क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं पढ़ाया जाए उस पर नज़र रखती है। उनका मानना है कि बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का ये दायरे इख्तियार है कि यकसा तालीमी करिकुलम यानी यकसा तालीमी किताबें हर स्कूल के अंदर हो। हर स्कूल की बात जब उन्होंने कही है तो एक तरफ से सरकारी स्कूल और दूसरी तरफ से वो रजिस्टर्ड स्कूल जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ है, तो वहाँ पर एक जैसी किताब यूनिफॉर्म करिकुलम जो है वो होना चाहिए तमाम एफिलेटेड स्कूल्स के लिए। एक तरफ से ये कहा गया है टेक्स्ट बुक जो बनाए जाते हैं जी ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है NCF उसके तहत बनाई जाती है। और तीसरी बड़ी बात यह बताई गई कि सेक्शन 10 जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट ऑफ 1975 है उसके तहत बॉस को जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मैंडेट दिया गया है कि वो ऑर्डर जारी करें और उन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएं। और यही वजह है कि सेक्शन 10 के तहत जब ये बात कही गई तो एलिमेंट्री टीचिंग कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स, उसके अलावा दीगर चीज़ों की बात वक्तन फ़वक्तन जो है वो बोर्ड की तरफ से की गई है। स्टेट एफिलेटेड कमेटी और रिकॉग्नाइज कमेटियों के क़याम ने भी जब 7 अप्रैल 2013 और 18 मई 2023 को देखा था तो वहाँ पर भी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स यानी किताबों की तरतीब और किताबों की तकसीम कारी के हवाले से बात रखी गई थी। लेकिन अब खबर ये है कि बोर्ड के अंदर जो आला सतही कमेटी है वो ये चाहती है एक जैसी किताबें हर जगह हो। क्या ये पॉसिबल है आज के दिन में, एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर 2021-22 से ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट है तो आज के दिन क्या कुछ कहानी है। श्रीनगर सीधे चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, खबर आपके सामने हमने रख दी, अपने नाजरीन के सामने रख दी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मानना है कि हम तो किताबें डेवलप करते हैं तो नेशनल प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और दूसरा उनका सबसे बड़ा मानना ये है कि जनाब अब की बार जब आप पढ़ा रहे हैं तो यकसा किताबें यानी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर और छोटे से छोटे सरकारी स्कूल के अंदर एक जैसी तालीम और एक जैसी किताबें हो। क्या ये आज के दिन में पॉसिबल हो पाया है कहीं पर? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से इस तरीके की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसको पहले भी वाज़ह कर दिया है और खासकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब मुतारिफ करवाई गई थी और इस सिलसिले में ये 2023 में ऑर्डर भी इशू कर दिया गया था कि जो नेशनल करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है उसके तनाजुर में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जितनी भी किताबें होंगी वो अब NCERT जो है वो एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो होनी है, दूसरा जितने भी
प्राइवेट स्कूल से जो क्लास फर्स्ट से प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक, यानी कि स्कूल एजुकेशन ने इसका क्लियर किया है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ये 2 दिन कबल की बात है कि यही सफाकदर इलाके से हमें एक वालिद मिले हैं जिन्होंने कहा कि उनके बच्चे की जो किताबें हैं, एक प्राइवेट निजी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसकी जो प्राइवेट स्कूल की जो बुक है वो 33 रुपए में, और दूसरी जमात में क्लास सेकंड में उनका बच्चा पढ़ता है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो सारी उसको 200 से लेके 300 रुपए में उसने बाजार से खरीदी है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ से गवर्नमेंट ने, जिस तरह से आपने बड़े डिटेल्ड पे कहा कि ये जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ये एक्सपर्ट्स जो है इसको तैयार करती है, इसमें एजुकेशनिस्ट होते हैं, इसमें वो डिफरेंट फील्ड से जो लोग होते हैं वो इसको रिव्यू करते हैं, वो इसको फ्रेम करते हैं, वो इसको तैयार करते हैं, और इसमें जहां भी खामी या कमी हो उसको एक एक्सपर्ट जो पैनल या कमेटी है वो इसको तरतीब देती है, तैयार करती है। और उसके बाद भी हमने देखा, जिस तरह से मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट का क्लियर कट ऑर्डर इशू किया गया और तमाम निजी स्कूलों को डायरेक्शंस दी गई कि वो अब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक वो अपने स्कूलों में जो है उसी एनसीईआरटी बुक्स को जो है वहां पे लागू करना है। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स तो इशू किए जाते हैं, लेकिन उनकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है। वो सिर्फ स्कूल एजुकेशन का शोभा नहीं है, बल्कि जितने भी दीगर शोबे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है, ऑल्दो के ऑर्डर्स तो इशू किए जाते हैं। और जिसकी एक जिंदा मिसाल ये जो एनसीईआरटी का जो निसाब है, इसका जो करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है वो प्राइवेट स्कूल्स को लागू करना है। और हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स तो लाई जाती है, लेकिन एक माफिया के तौर पे अभी भी बुक्स जो है वो खरीदी जा रही है, जिसकी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक उनके लिए कंपलसरी नहीं है, ना तो लाजमी है। लेकिन हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स या गाइडलाइंस जो भी देता है, उन गाइडलाइंस को फॉलो ना करना, इस कमी या इस खामी को दूर करना, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसके लिए गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह से टास्क फोर्स जो है वो अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट्स में जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और वो ग्राउंड जीरो पे देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होती, और वायलेशंस या वायलेटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। और इसी तरह का एक मैकेनिज्म ये जो गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें भी होना मैं समझता हूँ बहुत लाजमी है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्डर्स की हम देख रहे हैं कि हमेशा वायलेशन होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई जाती है। और ये जो स्कूल एजुकेशन का मामला, ये एक संगीन मसला है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर यहाँ पे कंप्रोमाइज एजुकेशन सेक्टर में किया जाएगा तो शायद इससे बड़ा अलमिया और क्या हमारे सरकार के लिए हो सकता है, और खासकर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। और चूंकि इस पे ज्यादा हमें डिटेल में इस बात पे नहीं जाना है कि एनसीईआरटी की बुक्स क्या है इसमें और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन की बुक्स में क्या फर्क है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे तो गवर्नमेंट मुसलसल पिछले 2-3 साल से लगातार डिबेट्स कर रही है, सेमिनार कर रही है, और स्कूल्स में जाके अवेयर किया जा रहा है, टीचर्स को अवेयर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर बाद में फिर ऑर्डर्स निकालना और ये बताना कि अब सारा जो मसला है ये क्लियर हो चुका है और इसको अब ऑर्डर्स निकालने के बाद अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि एक स्कूल की मैंने आपको एग्जांपल दी और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा श्रीनगर में बिल्कुल ऐसी बनी है। बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जरा बात असेंबली की करते हैं। असेंबली का बजट इजलास जारी है और बजट इजलास के अंदर मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र भी रखे जा रहे हैं। कल भी मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र रखे हैं, लेकिन उस बीच आज का दिन इंतहाई अहम माना जा रहा है। असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक जहां आज भी वक्फे सवालात में तकरीबन 30 के करीब मेंबरान कानून साजिया के सवालों को जगह मिली है, ताहम 10 से 12 सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। ताहम आज असेंबली का बजट इजलास जारी रहेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुतालबात ज़र पर पूछे गए सवालों का आज जवाब दे सकते हैं और ऐवान के सामने मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र रखते हुए ऐवान से उसकी मंजूरी भी लेने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने मुख्तलिफ सवाल, चाहे वो कट मोशंस के ज़रिए से हो, चाहे इंटरवेंशन के ज़रिए से हो, पिछले 2 दिन के दौरान ऐवान के सामने रखा है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज रियासत के वज़ीर आला
उमर अब्दुल्ला ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे, जिस दौरान कई सवालों का जवाब भी होगा। और साथ साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि आज वक्फे सवालात के अंदर भी इंतहाई अहम सवालात हैं, जो हम आपको लगभग 10:15 बजे के आसपास से बराह रास्त दिखाना शुरू करेंगे। जी आसिफ, ग्रांट्स जो अभी तक दी गई हैं उस पर बहस चल रही है, किस इलाके को कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या मिलना चाहिए, तमाम अराकीन ने अपनी अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर 14 दिन जम्मू कश्मीर में असेंबली के हो चुके हैं। जो बजट इजलास 7 तारीख के बाद शुरू हुआ था, 3 से वैसे आगाज हुआ था, लेकिन 7 तारीख को बजट पेश किया गया था। आज चीफ मिनिस्टर की तरफ से इतलात है कि जवाब दिया जाएगा उन अराकीन के सवालों का जो मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। और ऐवान के अंदर आज हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि कल भी कुछ मामला थे जहां पर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाते हुए और पिछली हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, उससे पिछला निज़ाम, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, ये सारे सवालात एक दूसरे से पूछने के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा, तकरार और बीच में कुछ बयानात भी आए, जिस पर काफ़ी बहस हुई। और अगरचे किसी ने वॉकआउट नहीं किया, लेकिन सूरत हाल ऐसी बनी। आज फिर से जब 15वें दिन में इजलास दाखिल हो गया है तो सूरत हाल ज़्यादा तब्दील नहीं होगी, मगर ये ज़रूर है कि जब जवाब आएंगे तो उसके बाद फिर से रद्द-ए-अमल जाहिर किए जाएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ पर बराह रास्त नशरियात और साथ साथ अराकीन असेंबली दोनों सूबों से, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके सामने उन तमाम लोगों के तासुरात भी साथ साथ पहुँचते रहेंगे। ये तो असेंबली के ताल्लुक से बात थी, इस पर मज़ीद गुफ्तशनी दिन भर जारी रहेगी, मज़ीद बात होगी। लेकिन बात ज़रा अब करते हैं दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पर जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है। और जिक्र हुआ आबी ज़खायर का, साफ़ सफाई का, पूरे निज़ाम का, सैनिटेशन का, वाटर रिसोर्सेज का। और एक रिपोर्ट पेश की गई, आदाद शुमार पेश किए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर में मकामी सतह पर जो पानी के तहफ़्फ़ुज़, साफ़ सफाई के निज़ाम के हवाले से और ख़राब सूरत हाल को ठीक करने के लिए जो इक़दाम उठाए गए, उसमें जो कारकर्दगी मुतलकीन की रही है, जो हुकूमत की रही है, उस पर सवालिया निशान लगा है इस रिपोर्ट के ज़रिए। एक तो ये कि पानी और साफ़ सफाई की जो माजी में सूरत हाल थी, कहा गया कि सूरत हाल ज्यों की त्यों या बरकरार है। और जो स्पेशल बजट था, जो मुख्तस की गई रकम थी 185.65 करोड़ रुपए, जिसकी तस्दीक खुद इस रिपोर्ट के जरिए हुई कि वो जम्मू कश्मीर में ये जो फंड्स हैं एक कसीर रकम, लेकिन कहीं इशफाक इस्तेमाल ही नहीं हुए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए वाटर कंजर्वेशन की तरफ से कल एदाद शुमार सामने रखे गए हैं और राज्यसभा के अंदर इस रिपोर्ट को टेबल कर दिया गया है, जिसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, SBMG जिसे कह रहे हैं, इसके मुताबिक ये कहा गया कि जनाब 185.65 करोड़ रुपए से ज़्यादा एलोकेट किया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी रकम ऐसी है जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पैसा साल दर साल आया था एज ऑन अप्रैल 12, 2025 को अनस्पेंडेड बैलेंस, यानी जो पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, वो है तकरीबन 185.65 करोड़ रुपया। और इसी तरीके से 130.65 करोड़ रुपया JJM का और 55 करोड़ रुपया SBMG का है, जो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ऐवान के अंदर ये भी कहा गया कि अक्टूबर 22 और दिसंबर 2024 को यूनियन टेरिटरी की रफ्तार का कामकाज का जायज़ा भी लिया गया था। ताहम उस वक्त भी ये साफ किया गया था कि सिंगल पिट टॉयलेट्स के क़याम को मंजूरी दी जाए और साथ साथ ये देखा जाए कि आखिर किस तरीके से राहत यहाँ और मिल सकती है। ताहम बड़ी बात ये कि पैसा आने के बावजूद भी सूरत हाल पैसा खर्च नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई कि पानी का पीने के पानी का कनेक्शन जो आंगनवाड़ी सेंटर्स तक पहुँचाना था, उसमें तकरीबन 96.06% आंगनवाड़ी वर्कर्स तक पानी पहुँचाया गया है। और ये 6216 जो है वो JJM के तहत रखे गए ये स्कूल्स थे। और यहाँ पर जो अभी भी खबर है कि वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरीके का काम जम्मू और श्रीनगर के अंदर करना था वो हुआ ही नहीं। फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर हमेशा NGT सवाल उठा रही है। इस पर भी हुकूमती इदारों की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है और यही अक्कासी पार्लियामेंट के उस रिपोर्ट के अंदर भी है जो रिपोर्ट राज्यसभा के अंदर टेबल कर दी गई है। अब चलते हैं जी आगे, बात अब करते हैं शहर और गांव की। जब शहर और गांव की बात करते हैं तो बात करते हैं उस दहशत की जो दहशत दिन में भी लगा रहता है और शाम में भी लगा रहता है। आवारा कुत्तों की
जो परेशानी है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर जो नई यूटी बनी है इसमें नहीं है, बल्कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर भी है। और यही मसला है कि अब दूसरी मर्तबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो अदालत के अंदर चली गई है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आने के साथ ही हुकूमती इदारों पर अब कार्रवाई की भी तलवार जो है वो लटक रही है। जो आवारा कुत्ते हैं जी, इनकी वजह से अबूर मरूर चलना मुश्किल हो गया है, रोज़मर्रा का काम करना मुश्किल हो गया है। ये दरख्वास्त दहंदगान ने लद्दाख से अपनी दरख्वास्त दी है, जिसके बाद जो PIL 2 अप्रैल के लिए शेड्यूल कर दी गई है, और ये साफ किया गया कि यूनियन टेरिटरी और जो इंतज़ामिया लद्दाख की है अगर वो मिलकर काम करें तो इस मसले का हल निकाला जा सकता है। फिलहाल PIL चला गया है, 2 अप्रैल को इसमें हियरिंग होगी, और जब हियरिंग होगी तो पता लगेगा कि सरकार का एफिडेविट कितना मजबूत है और इन NGOs जिनकी तरफ से ये जॉइंटली एप्लीकेशन दी गई है इसमें कितना इनके पास रहेगा। तो फिलहाल सवाल ये कि कुत्तों की हड़बंग, कुत्तों की दहशतगर्दी, कुत्तों का दहशत जो है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक भी कोई वाज़िया हिकमत अमली और वाज़िया कोई डायरेक्शन उन लोगों के लिए नहीं है जो इन कुत्तों को पकड़ने में एक्सपर्ट है या उनकी नसबंदी करवाते हैं। आज के दिन में नसबंदी होती है तो 2 या 3 कुत्तों की दिन में नसबंदी होती है। आबादी देखिए, कश्मीर की आबादी देखिए, जम्मू की, और फिर नसबंदी का तनासुब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि कागज़ों में लिखने के लिए ये चीज़ अच्छी होती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब आप देखते हैं तो एंटायरली चीज़ डिफरेंट हो जाती है। जी आसिफ। चलिए, इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं। इरफान, 2 चीज़ें, बात अदालत में अब पहुंची है, मुसलसल हमने इस प्रोग्राम में इन मामलात पर जो बड़े हसास हो गए हैं उनमें आवारा कुत्तों का एक खौफ, ये परेशानी का सबब, इस टॉपिक को कई बार छिड़ा। अब अदालत में एक तो ये कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ज़रा वो गिनकर बताइएगा, अदालत की जानिब से क्या कहा गया, और दूसरी बात ये कि क्या जो अब तक हम डिस्कस करते रहे कोई फ़र्क ग्राउंड पर दिखता है, कहीं इंतज़ामिया एक्टिव भी नजर आती है, कोई कार्रवाई हुई, कैसे, क्या, किन इलाकों में? देखिए आसिफ साहब, ये डॉग मिनियंस और स्ट्रे डॉग्स का जो मसला है ये आए रोज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने पूरे शहर के साथ साथ अर्बन और रूरल एरियाज में जो है हाहाकार मचा दी है। यानी डॉग मिनियंस को लेकर अगर हम देखें तो कई सारे लोग, हमने भी ग्राउंड स्टोरीज देखी है जब इनकी तादाद जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर कोई बोलता है एटलीस्ट इसे किसी जंगल में शिफ्ट करना चाहिए। डॉग जो वैन्स होती है जो इन्हें इवैक्यूएट करती है उन्हें बढ़ाना चाहिए और एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। आए रोज ये सवालात हमने SMC कमिश्नर तक भी पहुंचाए, जिनसे हमने लास्ट टाइम 1-to-1 में पूछा था कि आखिरकार अगर स्टेलाइजेशन के मामलात नहीं है पूरी तरह से तो फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कई सारे मामले, कई सारे मसाइल, कई सारे बड़े बड़े केसेस इमीडिएट जो मैं कह सकता हूं कि दिखाई दिए, जिसमें कई सारे बच्चे इसके शिकार हो गए, बुजुर्ग इसके शिकार हो गए। अब जिस तरीके से बिल के हवाले से जिस तरीके से गवर्नर साहब वजाहत के साथ बात कर रहे थे कि कोर्ट तक मामला पहुंचाए, न बल्कि यूटी, श्रीनगर या लद्दाख तक इस बात को पहुंचाया गया, और हाईकोर्ट ने भी अब इस तरीके से इमीडिएट एक्शन के हवाले से बात की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है अनचेक्ड जो डॉग्स है, जो खासतौर पे जिनको सीरियसली मिनियंस के साथ साथ हम कह सकते हैं इमीडिएट वारंट में हटाना चाहिए। क्योंकि अब अगर हम देखें तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी है, चाहे शहर के अंदर हो, कॉलेजेस को लेकर, वहां पर भी अब ये जो डॉग मिनियंस है, ये कुत्तों की तादाद, खौफनाक कुत्तों की तादाद वहां तक पहुंच चुकी है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग्स अगर मैं बात करूं, जो एक रिपोर्ट आई है उसमें कोर्ट के हवाले से कुछ हाईलाइट सिमिलर कंसर्न्स किए गए हैं शहर श्रीनगर को लेकर, जिसमें स्ट्रे डॉग्स के साथ साथ रिपोर्टेडली अनचेक्ड इनसाइड के मामला दिखाई दिए, जिसमें कई सारे। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़े इदारों, बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखेंगे, शहर के अंदर, गाँव देहात के अंदर हर जगह हाहाकार मचा है और तकरीबन मुश्किलात एक जैसी हैं, हर जगह से शिकायतें एक जैसी मौसूल हो रही हैं, और मामला जब अदालत तक भी गया तो चूंकि आप सब जानते हैं यहाँ पर परेशानी का सबब ये भी है कि वो तमाम लोग जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो भी कई मरतबा आवारा कुत्तों के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई ना हो, इससे हुकूमत को बचने का मशवरा देते हैं और एनिमल राइट्स एक्ट का हवाला देते हैं, लेकिन मुतअद्दिद बार वो भी हद तनकीद इसलिए बने हैं क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। और 2 रोज़ कबल भी एक शहरी की मौत वादी कश्मीर में हुई, जो कुछ दिन पहले ज़ख्मी हुआ था, आवारा कुत्तों ने ही उसको भी इसी तरीके से शिकार बनाया था। यही सिचुएशन बहुत सारे एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर दोनों और शहर के अंदर बुरी हालत है, इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा करते हैं ज़िला सांबा की, जहाँ पर गुज़श्ता 48 से 72 घंटों में एहतजाजी मुजाहरे, नाराज़गी का इजहार,
मकामी इंतज़ामिया बिलखुसूस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कुछ मुतालबात एहतिजाजियों की जानिब से रखे गए। और ये मुतालबा उस वक्त जब आप जानते हैं कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का काम अभी भी जारी है और मुतअद्दिद मकामात से शिकायतें मौसूल हुई कि जब हुकूमत की जानिब से ये मनसूबा बनाया गया या काम चल रहा है, जिन जिन इलाकों के अंदर फ्लाई ओवर बन रहे हैं उन एरियाज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनमें मकामी आबादी की नकलो हमल महदूद कर दी गई है, परेशानियां हैं। ये तस्वीरें सांबा के जटवाल इलाके की हैं जहां मकामी लोगों के मुताबिक जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है, उनका काम तो ठीक, लेकिन मेन चौक जटवाल में जब एहतिजाजी मुजाहिरा कर रहे थे, एहतिजाज कर रहे थे, तो वो ये बताते हैं कि एक कसीर आबादी जो दोनों अतराफ रहती है जिनका राब्ता बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आप सड़क को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहें, क्रॉस ओवर करना चाहें तो कई किलोमीटर की मसाफत तय करके वापस अपने पॉइंट पर लौटेंगे, जिसका मतलब यह है कि जहां 2 से 3 मिनट का सफ़र है उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्त लिया जा रहा है। अब इसमें जिस हिसाब से प्लान बना है, जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन हो रही है, उस पूरे निज़ाम पर सवाल ही उठाए गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक काश्तकार जो दोनों तरफ हैं, एक तरफ 3 से 4 गांव, दूसरी तरफ भी 2 गांव जो एक दूसरे एरियाज़ में जाते हैं या खेत खलियानों की तरफ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए है, मकामी लोगों के लिए है जो रोज़मर्रा के कामकाज करते हैं, मजदूर तबका है, स्टूडेंट्स हैं, बाकी तमाम लोग परेशानी हाईवे के ऊपर बिल्कुल शहर के बीचों बीच एक इलाके के अंदर। मकामी लोगों की बात आपको सुनाते हैं और ये मामला जो अब जानकारी ये है कि कंसर्न्ड एमएलए बाकी अथॉरिटीज़ के नोटिस में भी लाया गया है कि कम से कम ठीक है प्रोजेक्ट अपनी जगह चल रहा है, लेकिन एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां मकामी लोग फ्रीली मूव कर सकें और दाएं बाएं घूमने के बजाय वो इसके आसपास जहां उनका गांव है, रिहायशी है, आबादी है, एक बड़ी बस्ती है, 2 से 3 गांव करीबी बताए जा रहे हैं, वो कम से कम नकलो अमल कर सकें। को हमारा प्रदर्शन सीधा सा प्रशासन से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अपनी मांग को लेके है, जो हम बड़ी देर से मांग कर रहे हैं कि हमें जतवाल अड्डे पे हमें फ्लाईओवर की मांग है। कोई छोटी मांग नहीं है, कोई और दूसरी मांग नहीं है, हमारी सीधा एक ही मांग है कि हमारे जतवाल अड्डे पे जहाँ पे बॉर्डर वाली साइड हमारे कोई 6 पंचायतें हैं, 50 से ज़्यादा गांव लगते हैं, हमारी पूरी मार्केट को तबाह किया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है पूरे प्रशासन से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, कि हमें यहाँ पे फ्लाईओवर दिया जाए और कोई दूसरी मांग नहीं है। बस इसी मांग को लेके हमारा यहाँ पे आज एक जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल ऑनरेबल डीसी साहब हमारे यहाँ पे पहुँच के अगर 24 घंटे दिए जाते हैं, हमें 24 घंटे की मोहलत दी है प्रशासन को, अगर वो मौके पे पहुँच के हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो कल इससे क्या होगा हम ये नहीं बता सकते। हमारे जो लोग हैं किस आक्रोश में हैं, हम उनको कल नहीं रोक पाएंगे। तो 24 घंटे का टाइम प्रशासन के पास है, 24 घंटे के बाद जो टाइम रहेगा वो हमारे पास होगा कि हमने क्या करना है। सड़क का काम लगा हा अदू सब तो पहले असें ये डिमांड रखी ही कि अगर सारी जगह तुस क्रॉसिंग दिया दो तो साढ़े जतवाल की जतवाल दे लोगों की जरूरत नहीं है इस क्रॉसिंग की। क्या सानू पूरा हक नहीं है कि अस भी अपनी डिमांड मतलब गवर्नमेंट के सामने रखचे। साड़ी भी जरूरत है, साढ़े आगे पीछे जिन्ने भी साढ़े ओपरे हैं, खलकी साइड है, सारे पासे साड़ी किड़ी मतलब ग्रां लगते हैं। अस इधरों होइए जाने आ, सानू सिर्फ इको डिमांड है कि साड़ी फ्लाईओवर बनाओ, सानू जेड़ी जरूरत है। मुतालबात हल ना हुए तो जटवाल सांबा के मकामी लोग बता रहे हैं कि एहतिजाज कंटिन्यू किया जाएगा। 24 घंटों के बाद फिर से नाराज़गी और ये जो बरहमी का इजहार किया जा रहा है, ये सड़कों तक आपको नाराज़गी दिखेगी। और क्रॉसिंग मुतअद्दिद मकामात पर है तो जटवाल के लोगों के मुताबिक उन्हें नज़रअंदाज किया गया, इसलिए अगर कोई ऑल्टरनेट भी हो तो वो फ्लाईओवर के जरिए हो सकता है, जिस पर एहतिजाज किया जा रहा है। बहरहाल इस पर दिन में दोबारा रद्दअमल लिया जाएगा। आप तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन क्या आएगी, मजीद इस पर मुतलकीन या जो अवामी नुमाइंदे हैं, MLAs हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 9:30 बज रहे। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल होंगी, लेकिन दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं। और आप अगर बराह रास्त चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से रब्ता करना चाहते हैं तो अब अफसरान को एक जिम्मेदारी वज़ीर आला के दफ्तर से दी गई है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार रखेंगे। दीगर कुछ खबरें भी हैं, हमारे साथ रहिएगा और कॉल्स करना भी 9:40 के बाद शुरू करें।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं। 9:30 बज गए। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल होंगी और साथ साथ खबरें भी आप तक पहुंचेंगी। बात जरा उन लोगों की जिनका मसला ऐवान के बाहर एहतजाजियों के जरिए हुकाम के नोटिस में लाया जा रहा था और ऐवान के अंदर भी हुकूमत ने फिर से वादा दिलाया कि 6 महीने के अंदर काम होगा। लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार की जानिब से पहला बड़ा कदम उठाया गया कि आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली कैसे होगी, क्या हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, प्लान्स कैसे बनेंगे, किन लोगों को दायरे में रखा जाएगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक पैनल या एक कमेटी तश्कील दे दी गई जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से, जिसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जुल्लू करेंगे। और इस कमेटी को जिम्मेदारी ये रहेगी कि आइंदा 6 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करके आला हुकाम के सामने पेश की जाएगी। बड़ी खबर कि डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबरर्स और दीगर सीजनल वर्कर्स का मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया, जिसकी सरबराही रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त कर रहे हैं, आला सती बाइख्तियार कमेटी को तश्कील दे दिया गया है। कमेटी की सरबराही चीफ सेक्रेटरी करेंगे और इस कमेटी के अरकान में जहाँ चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे चेयरमैन के तौर पर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरीज के तौर पर रहेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अरकान रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और प्लानिंग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग के अरकान को भी इसमें मेंबर के तौर पर नामजद कर दिया गया है। कमेटी को ये काम सौंप दिया गया कि 6 महीनों के अंदर अंदर ये तमाम डाटाबेस जो है वो मुकम्मल किया जाए, हमदर्दाना गौर हर एक पहलू पर किया जाए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हर एक की नज़र रखी जाए और उसके बाद ही एक डिटेल मामला जो है वो प्रेजेंटेशन रखी जाए, ताकि हुकूमत आने वाले 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने फ़िलहाल ये काम करेंगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। डेट मीन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आसपास इन तमाम मामलों पर कोई फैसला भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से यह आला सतही कमेटी तब बना दी गई है जब ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर हुकूमत पर यह दबाव था कि कैजुअल, डेलीवेजर्स और दीगर मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा करना होगा और सड़कों पर भी वो आए थे। लेकिन इस बीच हुकूमत ने अपनी बात रखते हुए आला सतही कमेटी को तश्कील दे दिया है और रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया कि फ़िलहाल 6 महीने का वक्त चीफ सेक्रेटरी को दे दिया गया है कि वो पूरा काम करके एक डिटेल कंप्रहेंसिव रिपोर्ट वज़ीर आला के दफ्तर को सौंप दें। इस रिपोर्ट पर या कमेटी तश्कील देने पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने आपसे कुछ देर पहले गुलिस्तान न्यूज़ से इस हवाले से बात की है। जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो है वो कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली, जहाँ पे कमेटी को जो है वो गठित किया गया। डेवलपमेंट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी का गठन किया था और मुझे लगता है केवल डेलीवेजर्स के साथ दोबारा से एक आईवाश किया जा रहा है। 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने ही एक टीम को गठित किया था, पहले उस रिपोर्ट को लाए, अब दोबारा से रिपोर्ट लाने की क्या आवश्यकता है? ये केवल आईवाश है और डेलीवेजर्स के साथ धोखा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इसलिए लगता है कि 2014 में धोखा हो चुका है, तो दोबारा से वही कर रहे हैं ना। या तो 2014 में कुछ किया होता तो हमें हम ये मानते कि नहीं जी ये करेंगे। उसके बाद दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अभी ये 6 महीने हो गए इनको सरकार में, तो पहले कमेटी क्यों नहीं बनाई? जब भाजपा ने विरोध किया तो एक आईवाश करने के लिए, बात को दबाने के लिए उन्होंने फिर कमेटी बनाई। डेलीवेजर्स पहले भारतीय जनता पार्टी पे जो है वो उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सैलरी 9,000 साढ़े 9,000 पहुंचाई है। अब ये भी करे ना, हमने 9 तक पहुंचाया, ये 15 तक पहुंचाए, 18 तक पहुंचाए, 20 तक पहुंचाए। तो आपको नहीं लगता कि रेगुलराइजेशन जो है वो की जाएगी? बिल्कुल झूठ, कुछ नहीं करेंगे। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जो कमेटी गठित की गई है डेलीवेजर्स के लिए वो सब झूठ है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा था कि कमेटी को गठित किया जाएगा और समय दिया जाएगा 6 महीने के बाद जो है, यानी कि रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है वो इन्हें रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी सुनील शर्मा का कहना है कि ये सब झूठ है, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होने वाला है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी काम करेगी और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट। लेकिन बीजेपी का रद्द-ए-अमल की ये एक आई वॉश है, दोबारा से मामले को और थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश है। बाकी एमएलएज को भी जरा सुन लेते हैं। जम्मू में अपने हल्का इंतखाब के हवाले से बात कर रहे हैं विक्रम रंधावा और डोडा से आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए
महराज मलिक को भी जरा सुनिएगा, जिनके खिलाफ कल एक वारंट जारी हुआ था, जिस पर वो बाद में रद्दमल भी दे रहे थे। लेकिन एक एक करके एमएलएज की बात जरा सुनेंगे, जो इस वक्त तामीर तरक्की और असेंबली में होने वाली कार्रवाई पर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक ने जो है वो प्रहार किया है हिंदू के त्योहारों पर। सीधा बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है, विक्रम रंधावा। सर, किस तरीके से देखते हैं कि महराज मलिक ने ये साफ तौर पर कहा कि जो हिंदू का त्योहार है, हिंदू जो है वो त्योहारों पर भी पीता है, शादियों पर भी पीता है, उसका तो शौक है। किस तरीके से? देखिए, घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति है। मैं साफ कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, तब आप भी जंप कर करके बार वे कही आ रहे थे जी लोगों की बात रखता है, लोगों की बात रखता है। आज आप भी हिंदू परिवार से हो, सनातनी हो, आपको भी एहसास हो गया कि कितनी घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति है। समय आने पे इसको जवाब देंगे कि हिंदू पीता है कि मुसलमान पीता है। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों पर जो है वो शोर, मुसलमानों के नाम से जो है वो शोर किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी नशा बेचती है। ये नशे के सौदागर कौन है? ये पर्चे किन पे लगते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट किन के जारी होते हैं, ये सार्वजनिक हो चुका है। अब इसको बताएंगे वक्त आने पे। सरकार का विवादित बयान देना क्या कहना चाहिए? घिनौनी मानसिकता है, मैं कह तो रहा हूँ ना, फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज्यादा छोटी मानसिकता का व्यक्ति है। संभल गया तो ठीक है, नहीं तो दरबदर हो जाएगा। सदन में ये आप मुद्दा उठाएंगे क्योंकि इस समय हिंदू के जितने भी लोग हैं, हिंदू लोग, उनकी आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं के साथ ना तो जम्मू के साथ खिलवाड़ होने देंगे, ना हिंदुओं के साथ खिलवाड़ होने देंगे। किसी माई के लाल में जरूरत नहीं है कि हिंदुओं पे उंगली उठा के दिखा दें, उंगली काट के रख देंगे। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। माफी तो इसको फरिश्ते भी मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने विवादित बयान दिया है कि हिंदू जो है वो हर त्योहारों पर पीता है, शादियों में भी पीता है, और साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि हिंदू का जो है वो शौक है त्योहारों में पीना। इस प्रकार का विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर विक्रम रंधावा जो है वो उन पर प्रहार करते हुए जो है वो नजर आए हैं और सदन में ये मुद्दा उठाने की भी उन्होंने बात कही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। चलिए, अरकान असेंबली अपनी बात रख रहे थे। असेंबली सेशन की शुरुआत ठीक 10 बजे होगी। आपको बराह रास्त जम्मू कश्मीर विधानसभा या असेंबली लिए चलेंगे। लेकिन बात अब जरा काश्तकारों की भी कर लेते हैं। शुरुआत में किसानों के एहतजाज की बात हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में काश्तकार, बाग मालिकान और दीगर लोग जो ज़रूरी सरगर्मियों से कामकाज करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए भी परेशानी के असबाब बहुत सारे, और उनमें एक है नाकस, कीड़े मार अद्वियात, और जो खादे हैं वो शायद बाइस से मुसीबत इस वक्त। बिल्कुल, कल हुकूमत की तरफ से इस बात का एदाद-ओ-शुमार ऐवान के अंदर रख दिए कि किस तरीके से नाकिस कीड़े मार दवाइयाँ या खादें मार्केट में आती हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को प्लग करने के लिए हुकूमती इदारे भी मुतहरिक है और मुख्तलिफ मकामात पर टेस्टिंग की फैसिलिटियाँ भी जो वो लगातार चल रही है। ताहम जो कल एदाद-ओ-शुमार सामने आए उसमें यह साफ कर दिया गया कि फ़िलहाल जम्मू और कश्मीर के अंदर इस तरीके की इतलात और ख़बरें हैं कि गैर मयारी अद्वियात, कीड़े मार अद्वियात जो है, जो हॉर्टिकल्चर के लिए हमारी इस्तेमाल होती है, वो मिल रही है। 86 सैंपल्स नॉन स्टैंडर्ड के पाए गए टोटल, जिनमें 85 कश्मीर के अंदर और सिर्फ एक जम्मू के अंदर पाया गया है। 86 में से 99% जो है वो आपको कश्मीर में, 85 कश्मीर में, और एक सैंपल जो है वो जम्मू में गैर मयारी पाया गया। 4075 सैंपल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के कलेक्ट किए गए जम्मू कश्मीर के लिए टेस्टिंग के लिए साल 2024-25 के दौरान। 86 नॉन स्टैंडर्ड पाए गए और इस ज़िमन में कार्रवाई भी की गई है। 32 लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर दिया गया है, यानी चालान पेश कर दिया गया है। 55,000 से ज़्यादा जो कैश रकम है वो जुर्माने के तौर पर वसूल की गई है साल 2024-25 के दौरान। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जब ये आदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे तो ये साफ किया गया हुकूमत की तरफ से कि नकेल कसी गई है, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियाँ भी कायम कर दी गई है और दोनों मकामात पर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरहदों पर अंदर आने के लिए और फिर जम्मू कश्मीर जाने के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर तमाम चीज़ों को देखा जाता है ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की बातें ना हो। तो याद रखिएगा, लास्ट ईयर भी सोशल मीडिया पर किसान सामने आए थे, उन्होंने कहा जी देखिए हम तो दवाई छिड़क रहे हैं लेकिन फंगस और दीगर चीज़ें जो है वो लगातार हमारे सेबों को और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ख़राब कर रहा था। तब भी हुकूमती इदारों ने कहा था कि हमारी एनफोर्समेंट विंग जो जी तेज़ी के साथ चल रही है, लेकिन अगर 86 में से 85 सैंपल कश्मीर के अंदर निकले और एक सैंपल जम्मू में आए तो याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तबाही के लिए दरवाजे पहले ही खोल दिए गए हैं। लेकिन हुकूमत का मानना है कि एनफोर्समेंट इदारे मजबूत हैं, काम हो रहा है और कोई भी लैतुलैल इसमें नहीं देखने को मिलेगा।
आगे अब जरा फोन कॉल्स का सिलसिला भी थोड़ी देर में हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 9:42 का वक्त हो गया। 1-2 मिनट में आपकी फ़ोन कॉल्स ले लेंगे। जब तक आपकी फ़ोन कॉल हमारे स्टूडियो तक आती है, हमारे कंट्रोल रूम तक आती है, तब तक आपको बताते चले कि ऐवान की जब कार्रवाई चल रही है तो हर कोई मेंबर असेंबली अपने हल्के इंतखाब से सवाल पूछ रहे हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब में उस सानिया का भी सवाल सामने आया जिस सानिया ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नींद उड़ाई थी, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 17 लोगों की मौत हुई थी। और 17 लोगों की मौत होने के बाद दिल्ली, चंडीगढ़ और मुल्क के दीगर हिस्सों से डॉक्टर, माहिरीन की टीमें रवाना कर दी गई थी, आला सतही कमेटी बना दी गई थी, और कल हुकूमत ने यह साफ कर दिया कि बिल्कुल 17 लोगों की मौत हुई है रजौरी के अंदर। और ये 17 लोगों की मौत जब हुई है तो हुकूमत ने भी इस पूरे मामले पर बदहाल गांव के अंदर जो सिलसिला हुआ था उस पर कार्रवाई की है। और जो इब्तिदाई सैंपलिंग हुई थी उसमें टॉक्सिन के बरामद होने की बात हुई थी। फिर ये भी बात सामने आई कि जनाब इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मामला कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई वाजिया बात नहीं है कि अगर हर कोई इसी गांव का है वो नहीं मरे और ये रिश्ते में ही सारे मारे जा रहे हैं, मर रहे थे, तो मसला सीबीआई को सौंप दिया जाए। फिलहाल एमएलए जो कंसर्न है जावेद इकबाल चौधरी साहब, उनकी तरफ से ये मामला उठाया गया और उन्होंने कहा कि एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी है जी, जिसको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगरचे हालात इस वक्त स्टेबल है और सरकार ये साफ कह रही है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये एक से दूसरे की ओर नहीं फैलती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि 17 लोगों की मौत पर एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। अगरचे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक एसआईटी बनाया गया है और वो एसआईटी अभी भी काम कर रहा है, लेकिन इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए ताकि असल हकायक सामने आ सके कि आखिर ये 17 लोगों की मौत एक के बाद एक किस तरीके से हुई, और एक ही कुंबे, एक ही रिश्ते के 17 लोगों की मौत किस तरीके से वाक़या हुई है। क्या कोई साजिश थी या वाकई तौर पर डॉक्टरों को अभी भी कोई बड़ा क्लू इस पूरे मामले में नहीं मिला है। और इसमें एक कमेटी भी तश्कील की थी, एसआईटी का गठन किया गया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, डीएसपी वजाहत साहब जिसको लीड कर रहे थे, लेकिन चूंकि उसकी रिपोर्ट भी अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई तो शायद कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, और रिपोर्ट के ताख़ीर पर भी सवालात काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं, सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। आप लोगों की बात सुननी है, चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और एक एक करके आप किसी भी एक नंबर पर कॉल करेंगे। 812558762699 8448 ये 4 नंबर्स हैं, चारों लाइंस ओपन हैं। 0191 लगाना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग कॉल करें, बार बार कॉल करने की कोशिश ना करें और 30-40 सेकंड के अंदर अपनी बात मुकम्मल करें। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा चाडरा पे जी यह रूद रब रूद पत्म 10 दहों पे आज गई 2 दह आबस बुत वुचान क्या आड़ लगित हेर तो 3 गामन आड़ुक आब टंकी बनित मगर यम ना गौर करान कह नागाम गाम पेट कन तोरस पेट कन तथी पाइप 10 लागनी यम हेकान लगित कह इसलिए गवर्नर साहब क्या मेहरबानी कर यम माई मुबारक के पास कर चीफ इंजीनियर साहबस रबत बी सानिस एमएलए अली मोहम्मद डार साहबस सतन अगर पतिम 10 वरी गई 3 गामन यह सा यह टंकी बन आब तमिस दिवान। चलो इंशाल्लाह ज़रूर वात ना ये शेष पैगाम तुंद मुतलिका महकम के जिम्मेदारन ताम ते और तुंदिस कंसर्न एमएलए सबस ताम ते वच शेष मे उम्मीद कि तुंद मसल ग सठा जल्द ते हल। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सब बना हुआ है, टंकी बनी हुई है, नई लाइन सिरे बिछानी है तो ज़्यादा मामला नहीं होना चाहिए था। फिलहाल जल जीवन मिशन पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है ही, तो चलिए आपने ऐड ऑन कर दिया और मैं कोशिश करूँगा कि ये मामला हुकूमत की नोटिस में आज के आज ही पहुँच जाए। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। जी हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खबर साहब ठीक हो? अल्लाह का एहसान है जी, बताएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी बॉडी को सलामत रखे। सर रिक्वेस्ट हमें यह है कि हमने परसों भी आपको 2-4 दिन पहले फोन किया था, हमें वो हम मल्लूरा शावटी मल्लूरा साहब बोल रहे हैं, हमें वो बिजली बिल का मसला है
तब वो क्या हमें 2080 रुपये फीस था, अब हमें 2760 रुपया फीस आ गया मेरा फीस। हमारे पास मीटर नहीं है, हम नॉन मीटर हैं। और हमने कौन सा खता किया है? हम सर हमें मई मुबारक भी सजा दे रहे हैं। ये सिर्फ आपको बिजली का बिल ज्यादा आया है या रूटीन में सब? हमारे पूरे मल्लूरा में आ गया, पूरे मल्लूरा की खबर है ये। चलिए परेशान कहाँ हम नहीं बिल पर, हम लोग सड़कों पे, हमने यही खता किया, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाले, उमर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने यही खता किया। चलिए बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और पिछले कई दिनों से असेंबली के अंदर भी ये मामला है कि जनाब ये जो बिल्स वेरी होती है, हर महीने वेरी होती है और ऑटोमेटिकली जनरेट बिल आ जाती है और लोगों को पता होता है कि मेरे पास 2 कमरे हैं, मैंने इस्तेमाल कितना किया, लेकिन उसके बरक्स बिल आता है। तो शॉकर इस वक्त हर जगह से होता है, शॉक हर जगह से लग रहे हैं, झटके हर जगह से लग रहे हैं। लेटेस्ट होप्स हो कि मसला हल हो, क्योंकि ये मामला एक जगह का होता तो इंसान स्पेसिफाई करके बता ही देता, लेकिन ये मामला हर तरफ से इस वक्त इसी तरीके का है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद अल्ताफ साधुना रसंबल सोनावारी से। जी अल्ताफ साहब, आप सब ठीक हो? अल्लाह का एहसान है जनाब। दो मसाइल हैं हमारे जी। एक तो पिछले संडे एक आदमी ने कॉल किया तो उमर साहब के खिलाफ उसने नाजेबा अल्फाज किए। ऐसे कॉलों को ड्रॉप करना चाहिए उसी वक्त। जी बिल्कुल। मैंने उस वक्त ट्राई की थी लेकिन मुझे फोन नहीं लगा। बिल्कुल बात आपकी सही है। आपको भी मुबारक है, हमारे एमएलए साहब को भी मुबारक है कि जो हमारे जो एनटीपीएस का मसला था उसकी टेंडरिंग कंप्लीट हो गई है। मैं आपकी पूरी टीम को, एमएलए सोनावारी एडवोकेट हलाल अकबर लोन साहब को भी मुबारक पेश करता हूँ, आपकी टीम को भी मुबारक पेश करता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया भाई साहब कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी इसके लिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो, कौन साहब कहाँ से, नाम बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। गौर साहब। जी जावेद साहब बताएं। अभी हॉर्टिकल्चर के हवाले बड़ी अहम बात आपने की जी। 86 सैंपल्स आगे, आपने कश्मीर का हाल देखा क्या। मैं जो हमारे सन ऑफ द सॉइल जावेद साहब है, इनके मिनिस्टर, कब वो फिर करेंगे? जब तक लोग दवाई छिड़ेंगे तब फिर वे एनफोर्समेंट यहाँ पे आएगा। आप देखो, एक तरफ तो हमें अमेरिका का डर है, चाइना का डर है, हर किसी का डर है। क्या ये साजिश नहीं मुझे लग रही है कि हमारी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ ये हो रहा है? अगर दवाई गलत आ रही है, कहां से आ रही है? और दूसरी बात, आज की डेट में मैं सोपोर की बात करूंगा, आज की डेट में हमारे पेड़ सारे आम बिक रहे हैं, पता ही नहीं है ये पेड़ क्या है। एक ग्रोवर बेचारा जब ये पेड़ लेता है, 4 साल 5 साल उसको उसकी खिदमत करनी है, 5 साल के बाद उसको जब वो मेवा नहीं देता है, उसकी 5 साल भी खत्म। और अभी हैरानी सी मुझे हो गई, 50,000 रुपया जी इन्होंने बाजार में जुर्माना किया। हमें जुर्माने को गवर्नर साहब क्या करना है? गवर्नर साहब, जब एक ग्रोवर को नुकसान होता है उसको तो 10 लाख रुपए का नुकसान होता है। ये 50,000 सब जम्मू कश्मीर में हमें जुर्माना दिखा कि जुर्माने की हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि जो एनफोर्समेंट है वो मार्केट में निकले। अगर हकीकत में ये फ्रूट इंडस्ट्री को बचाना चाहते, क्योंकि गवर्नर साहब हम बाहर वाले मुल्कों को नहीं रोक सकेंगे कल की डेट में। अगर हमें हकीकतन क्वालिटी फ्रूट चाहिए, गवर्नर साहब इस पर मैं जावेद साहब को और उनकी सारी टीम को, देखो असेंबली में चलाने से कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है ये और मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल हमारी दुखती रग है जिसकी ओर आपने तवज्जो दिलाई है। ज़रूरत यही है कि मार्केट की टीमें मार्केट के अंदर रहें और आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सीज़न शुरू हो गया है और इस बीच अगर छोटी सी भी चूक हुई तो उसके नताइज सिर्फ 2 महीने के बाद हमारे सामने होते। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब मैं बाकी माता से अब्दुल हमीद नाम है मेरा। जी हमीद साहब। यहाँ से बोल रहा हूँ अलमदार लेन से। जी हाँ, यहाँ हमें ड्रेन का मसला है, दाएं बाएं हर तरफ ड्रेन है, मगर ये जो हमारी लेन है इसमें ड्रेन भी नहीं है। मुश्किलात हैं ड्रेन का। और नंबर 2 पीने का पानी, टेल एंड पे हम 4-5 घर हैं, हमें पानी ही नहीं होता है, बस यही मसला है। चलिए बहुत शुक्रिया जी। पीने का पानी और ड्रेन का इशू है बागी महताब लेन के अंदर। कोशिश करेंगे कि आपके कंसर्न एमएलए साहब तक ये आवाज़ पहुँचे और देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ से भी हमें रिहात मिलता है जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी। हाँ गवर साहब। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अर्ज है कि मतलब अब मैंने पहले भी फ़ोन किया था सर, तो ये जो नाला अमीर खान है ना, यहाँ से चलते हैं, वहाँ बहुत जल से भी पानी आता है और
खुशासर से भी जाते हैं पानी जी, लेकिन उसके साथ एक नाला आता है वहाँ मडीबल नवचारा से जी बिल्कुल, उसको कहते हैं मतलब जो वो आते हैं कंगन से, वो पानी आता है वो कंगन से आता है। लेकिन पहले भी खास मतलब इंसान वो पीता था और बर्तन भी धोया था उससे, लेकिन आज ऐसा हाल है कि उसकी इतनी बदबू आ रही है, उसकी बदबू अगर पावर स्टेशन करेगा ना, पावर स्टेशन उठेगा उस पानी से, इतना बड़ा पानी वहां से आ रही है। लेकिन दिन भर जितना पानी आ रहा है आगे एक पावर स्टेशन उठेगा उसमें। लेकिन परेशानी ये है कि मतलब वहाँ तो उसको न तो ये लोग मतलब ऑफिसर, हमने बहुत बार इनको ये रिक्वेस्ट किया था कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब इशू ये है कि वो चैनल जो चल रहा है उसको रिनोवेट करना है, सफाई करवानी है, क्या मतलब सफाई करना है। अगर उसको सफाई हो जाएगा, ऊपर से जैसे वो जंगपोरा में होता है ना, ऊपर तो उन्होंने उसको ठंडा लगाया तो कोई बात वो नहीं, वो पार्क भी बन गया उनको। लेकिन ऐसे ही अगर मतलब उसको वो ड्रेन करेगा या कुछ करेगा, लेकिन हमारी वो परेशानी दूर है। हमारी वो तो अब तो ये मौसम चेंज होने वाला है, बच्चों को भी चलिए बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। इसके लिए आज यही मामला था, पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट भी हमने पढ़ी थी उसमें भी ये चीज़ें कही गई थी कि जनाब जो कंजर्वेशन का काम है, जो बचाने वाला अमला काम करता था, उसमें हम बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसकी ओर एक तवज्जो दे और एक जामिया पॉलिसी रखे अपने सामने कि शहर की जितनी भी हमारी ये वाटर बॉडीज़ है, वाटर चैनल्स है, इनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, सेव किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए। अगर ये बचाने में हम कामयाब हुए तभी जाकर हम आगे वाली नस्लों को कुछ बता पाएंगे कि शहर किस तरीके का खूबसूरत था और पानी पानी हर जगह हुआ करता था। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? हाँ आशीष सर, अनंतनाग शांग से जी। सर गौर साहब तुझ ठीक सेहत थी? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर। सर मसला आज में बहुत हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट गर वापस सर मे वन तो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड न चेक गसान न कह गसान। हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर तमिक न चेक कर आर्चर्डन मज कहें। सर बे मसला फर्टिलाइजर अनान मे वन ओतर फर्टिलाइजर तम वन अगर बिल नी तेल कैल्शियम नीन सो यूरिया ये बोतल तेल तम नी सो। मतलब मैं आव समझ, अगर सरकारी काउंटर पे तुम कह चीज नी तथ क्या वन तम वन अगर तुम बिल छो नी सो तेल नीन तुम कैल्शियम बैग तथ सो। अच्छा, अगर बिल नी तेल ब्याक दवा तथ सो तेल ब्याक दवा तेल एक्स्ट्रा पोस्ट भर। अगर न बिल नी सो इथे पे नी तेल खाद योत नी फर्टिलाइजर योत नी कहीं ती चेक अत मन शांगस क्रारी वनगाम अच्छा यस तम सह दवा दिवान तुम कि तुम अत कारस सत वाबस्त हेकि असल पे समझवित सह दवा तथ सत बोतल दिवान सह जरूरी ना वन यह गवर्नमेंटन जरूरी थोमुत मगर अस लगान कुन अस जरूरत कहें ग। चलो सड़ा शुक्रिया, इंशाल्लाह वजीर मौसूफस ता वातनाओ यह पैगाम कि या दी तो ये नज़र कि अगर अख आइटम जरूरी ये एड ऑन क्या कर क्या सह साइंटिफिकली और टेक्निकली ज़रूरी। अगर साइंटिफिकली और टेक्निकली ज़रूरी तेल गो समिस काश्तकार बस अमिस सैनिस हार्टिकल्चर सेक्टरस अंदर वाबस्त नफरस ती पता लगन, तेल गस कैंपेन ती आसन तमिस पता लगन कि अगर मैं यह त्राउन अत यह चीज़ ज़रूरी। अगर यह वन ज़रूरी तो यह क्या हिकमत अमली यह बोड़ सवाल इंशाल्लाह ज़रूर वातनाओ यह मज़कूर वज़ीरस ताम यह मामला। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। लास्ट दो कॉलर्स हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? मैं उधमपुर से बोल रहा हूँ, चरणजीत सिंह। जी सिंह साहब। चरणजीत सिंह जी चरणजीत जी बताएं। सर बात ऐसे है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, 7 महीने हो गए पेंशन हुए। तो जो हमारा अपना पैसा है जीपी फंड वगैरह, वो ग्रेजुएटी वगैरह कुछ भी नहीं दिया अभी तक। पेंशन पर कब गुजारा करेगी, ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? फिलहाल पुलिस वाला मामला तो सारा दिल्ली चला गया है, तो लेकिन मसला ये भी है कि जनाब आपका जीपी फंड और दीगर चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए टाइम पर। ये आपका मामला नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां अब घर में हैं लेकिन अभी तक भी मामला हल नहीं हुआ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए। लेकिन चलते चलते ज़रा कुछ और चीज़ें भी आपके सामने हम शेयर करेंगे और वेदर अपडेट भी आपके सामने रखना है जी। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत रात का 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
बडगाम 6.4 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा 5.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज दिन में हल्की सी बारिशों का इम्कान है। कुपवाड़ा 5.3 डिग्री सेल्सियस, दिन में हल्की सी बारिशें हो सकती हैं। बारामूला में 7.4 डिग्री सेल्सियस आज रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू आएंगे तो दर्जा हरारत में इजाफा है। रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सांबा 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किश्तवाड़ 7.2 डिग्री और पुंछ के अंदर 7.9। आज किश्तवाड़ पुंछ के अंदर भी हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात रोशन हैं। तो जनाब, इस वेदर अपडेट के साथ ही फिलहाल आज प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको असेंबली भी लिए चलेंगे जहां पर रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज मुतालबात ज़र पर अपनी बात रखेंगे। अल्लाह हमें रास।